I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class is long period goals of planning in India and short period goals of planning in India. तो इसमें हम जो इंडियन इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ ही हम इसमें जो इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग के जो शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. So let us discuss about the long-term goals or objectives of the planning in India. लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जो किसी एक 5 ईयर प्लान में पूरे नहीं हो सकते, जिनको लगभग हर एक 5 ईयर प्लान का हिस्सा वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रहे, एक लंबे समय में जिनको अचीव करना होता है. मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनको आप किसी एक स्पेसिफिक प्लान के अंदर पूरा नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स. और जनरली ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं. तो इसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं इंडिया में भी प्लानिंग के वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ. तो जीडीपी आप सभी समझते हैं, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और जीडीपी के इंक्रीज़ का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से ही आपका जीडीपी बढ़ेगा. प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी में. और जब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एक लंबे टाइम तक बढ़ती रहे इकोनॉमी में, तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो अगर लगातार हो रही है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. तो किसी भी देश के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. और अच्छा, अब इसको हम कैसे, मतलब जीडीपी ग्रोथ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं आप जीडीपी को. तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास. पहला तो ये है कि हम रिसोर्सेज को बढ़ा दें. प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्स बेस है कंट्री का वो बढ़ जाए. हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है अगर उसमें वृद्धि हो जाए और उसको हम पूरी तरह इस्तेमाल कर लें तो नेचुरली है हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ सकता है इकोनॉमी में. और दूसरा तरीका ये है कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी की जाए, कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट आ जाए, कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को निकाल लिया जाए, उसका इनोवेशन हो जाए और फिर हम उसका यूज़ करें जिससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें. जैसे अगर हम बात करें कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ही प्रोडक्टिविटी की बात करें, जैसे 1947 में जो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, अलग अलग तरह की जो फूड ग्रेन्स थी, आज उससे कई गुना आगे हम बढ़ चुके हैं. प्रोडक्टिविटी आप जानते हैं, उसको हम पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के हिसाब से मापते हैं कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना प्रोडक्शन जो है किसी चीज़ का हो रहा है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है. तो जैसा आपने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया 60s के मिड 60s में, तो उससे उसमें हमने क्या किया, मतलब उस समय क्या किया गया, उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया. HYV जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया, कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल किया गया. तो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इनका इस्तेमाल किया गया. ये क्या चीज़ थी? दिस इज़ नोन एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. तो जब हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वो भी एक तरह से इंक्रीज इन जीडीपी है. तो प्लानिंग जो होती है उसका मेन काम ये होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
हम उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करें और जो हमारे पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लगातार इम्प्रूव करें, उसमें इनोवेशन होती रहे ताकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहे। ये हर एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जब वो हायर होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है और अल्टीमेटली जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी उससे बढ़ती है। तो एक तरह से इकोनॉमी में जो ग्रोथ लेवल है वो हायर लेवल पे चला जाता है। सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये बहुत ज़रूरी है हर देश के लिए और हर देश की प्लानिंग में रहती है। खास करके अगर हम इंडिया की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो इसमें ये हिस्सा हमेशा रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये हर प्लान के अंदर रहता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का एक लॉन्ग टर्म गोल है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का, और जैसा आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नकारात्मक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। और अगर हम आज की बात करें तो आज तो पॉपुलेशन हमारी कई गुना बढ़ चुकी है और उसी हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अनियंत्रित बेरोज़गारी जो है वो इंडिया में हो चुकी है। एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट का। लेकिन ऑब्जेक्टिव था कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे मेंटेन करना है, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग आप सभी जानते ही हैं, कई बार इसको हम दूसरी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क and able to work are getting work at the present market wage rate, कि मजदूरी की जो वर्तमान दरें हैं उस पर जो लोग काम करने के इच्छुक हैं और योग्य भी हैं, जब उन सबको काम मिल रहा होता है तो उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है ये एक तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है प्लानिंग का, क्योंकि सोसाइटी में अगर हमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना है, तो फिर ऑफ कोर्स हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना होगा। जो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है ये फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ पर। मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना है। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी लोगों को प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में अपनी एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ऑल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देयर शुड बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी। सेकेंड एस्पेक्ट इसका ये है कि जो बेनिफिट हैं ग्रोथ के, इट मस्ट बी शेयर्ड अमंग द वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि ये जो ग्रोथ हुई है उसका जो बेनिफिट है वो समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए, वो सभी तक पहुंचना चाहिए। और इससे समाज में क्या होगा, ग्रोथ तो होगी लेकिन साथ में सोशल जस्टिस भी मेंटेन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो भी एक थोड़े टाइम में पॉसिबल नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए जो है एक लंबा समय चाहिए। So therefore this is the long term objective of the planning in India. So
Next long run objective of planning in India is equity and social justice. Equity means equitable distribution of income. So इक्विटी का होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है या इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, उसके जो बेनिफिट हैं वो वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए, वो सभी को मिलने चाहिए। सोसाइटी में हर किसी को वो बेनिफिट मिलना चाहिए जीडीपी ग्रोथ का। और ऐसी कोई भी ग्रोथ जिसमें सिर्फ हैंडफुल पीपल्स का फ़ायदा हो, कुछ ही लोग जिससे बेनिफिट हों, उस ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन रिच पर्सन और रिच हो रहे हैं और पुअरर जो हैं वो और पुअरर हो रहे हैं। तो अगर मान लो कि एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी का जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी एसेंशियल नीड्स के लिए, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, जबकि दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके पास ग्रोथ रेट का या जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो फिर ऐसी ग्रोथ का क्या फ़ायदा? इससे फिर सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे पूरा होगा? इसलिए जो ग्रोथ प्रोसेस है वो इस तरह से होनी चाहिए, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए जीडीपी का या इकोनॉमिक ग्रोथ का, ताकि समाज के सभी वर्ग उससे लाभान्वित हों। गरीब से गरीब आदमी को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल होने से जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी आती है और इससे समाज में एक जो कल्याण है, सामाजिक कल्याण, वो भी बढ़ता है, सोशल जस्टिस भी प्राप्त होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल, यहाँ हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब तो ये हुआ कि हर किसी को इनकम का एक बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑफिस में एक ऑफिसर है और कोई एक क्लर्क है, दोनों की सैलरीज बराबर होने में मतलब कोई ऐसा जस्टिस नहीं दिखता है। सपोज एक आईएएस ऑफिसर है, वो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, और कोई दूसरा आदमी है जो आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में ही एक क्लर्क है, तो क्या उन दोनों की सैलरीज बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका काम अलग अलग है, उनकी क्वालिफिकेशंस, सेट ऑफ एक्सपीरियंस, सेट ऑफ स्किल्स अलग अलग है, तो उनको बराबर सैलरी नहीं मिल सकती, उनकी इनकम बराबर नहीं हो सकती, और कोई भी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। कोई चाहेगा नहीं कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का। बट ऑन द अदर हैंड, जो लोग सेम क्वालिफिकेशन वाले हैं, सेम एक्सपीरियंस वाले हैं और सेम काम कर रहे हैं, तो उनको जो इनकम मिलनी चाहिए वो बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम काम कर रहे हैं लोग, लेकिन एक को इनकम ज़्यादा मिल रही है और दूसरे को इनकम कम मिल रही है। जैसे हम जनरली कई बार देखते हैं कि सपोज़ कि दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। कुछ एम्प्लॉई हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उस संगठन के लिए, उस ऑफिस के लिए या उस विभाग के लिए, और कुछ लोग उसी विभाग में जो है कॉन्ट्रैक्ट पे भी अपनी सर्विसेज देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट वाले कर रहे हैं।
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को यूजुअली रेगुलर स्टाफ से जो सैलरीज मिलती हैं वो काफ़ी कम मिलती हैं। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि जहां आदमी का क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है या एलिजिबिलिटी सेम है, एटलीस्ट उन पोस्ट पर तो सेम सैलरी मिलना चाहिए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, सेम एलिजिबिलिटी के आधार पे जब लोगों को काम मिलता है तो वो इक्विटेबल होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल। तो यहाँ जो बात हो रही थी वो हो रही थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, एक लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ताकि अगर इक्विटी बनती है तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ फ्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिर्फ अगर डेवलपमेंट फ्यू सेक्शन सोसाइटी की हो तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन इक्विटेबल जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उससे इनइक्वालिटीज रिड्यूस होती हैं, उसमें कमी आती है, और उससे समाज का जो सबसे नीचे का तबका है, जो सबसे गरीब लोग भी हैं, उन तक भी उसका फायदा पहुंचता है। तो सोशल जस्टिस तभी प्राप्त होगा जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिलेगा। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, गरीबी को समाप्त करना। ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का इंडिया में। आप जानते हैं कि गरीबी क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक पॉवर्टी लाइन होती है, उससे नीचे के लोग जो हैं वो पुअर माने जाते हैं, उससे ऊपर जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के बाहर होते हैं। इंडिया में जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की जो पॉवर्टी लाइन के नीचे की पॉपुलेशन है, अगर उसको देखें तो उसका 50% हिस्सा जो है वो इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड की गरीब जनसंख्या जो है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसका 50% शेयर हमारे इंडिया में है। तो हम समझ सकते हैं कितनी सारी पॉवर्टी है हमारे देश में। हालांकि जो परसेंटेज रेट है पॉवर्टी का वो समय के साथ साथ कम हुआ है इन प्लानिंग्स में, और हर एक प्लान का, ये 5 ईयर प्लान में स्पेशली जो आपका 5th एंड 6th प्लान था, उसमें फोकस किया गया कि इंडिया में हम गरीबी को कैसे हटा सकते हैं। और गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे लोग एजुकेटेड होने चाहिए और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और साथ में ये भी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, जिनको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो कई सारी समस्याओं का एक कॉम्बिनेशन है, या ये कई सारी और समस्याओं को जन्म देती है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम गरीबी को समाप्त कर सकें, उसको इरेडिकेट कर सकें। तो ये भी इंडिया में एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है प्लानिंग का कि गरीबी को हटाया जाए। नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज मॉडर्नाइजेशन, कि हम अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न करें, मॉडर्नाइज करें। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नो हाउ एंड adoption of new technologies for the betterment of the society। तो हमें मॉडर्नाइजेशन में क्या करना चाहिए कि जो टेक्निकल नो हाउ है हमारे पास या टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या करें, अपडेट करें। अपडेट करने का मतलब है कोई पुरानी चीज़ है उसको हमने अपग्रेड कर लिया, दिस इज कॉल्ड अपडेशन। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि पुरानी टेक्नोलॉजी अब यूजलेस हो चुकी है, उसकी जगह हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया।
तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को अपडेट करना और अडॉप्शन करना वो मॉडर्नाइजेशन कहलाता है, ताकि उससे हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कई गुना बढ़ सके, उससे हमारी जो जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाती है जब हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो कुछ सेक्टर्स में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो साइंस का एज है और उसमें समय समय पे कई तरह की इनोवेशंस होती रहती हैं। सो जिससे प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और कई गुना बढ़ी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर के ही एग्जाम्पल ले लें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो भी एक तरह से रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है आउटपुट में। सो टेक्नोलॉजी बदली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। 1965 से पहले इंडिया में हम लोग काफ़ी सारा मतलब हमारा डिपेंडेंस था फॉरेन कंट्रीज़ पर, हम इंपोर्ट किया करते थे फूड ग्रेन को भी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम एक तरह से आत्मनिर्भर हो गए। हमने अपना जो आउटपुट था, लेवल था पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो प्रोडक्टिविटी थी उसको भी बढ़ाया और आउटपुट को भी बढ़ाया। दोनों चीज़ें बढ़ी इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे हमने जो एक तरह से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल हुआ, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है। इन चीज़ों से जो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर है इंडिया में, उसमें काफ़ी वृद्धि आई है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है ये चीज़ कि 1951 में या 47 में कितना प्रोडक्टिविटी था हमारे देश में अलग अलग फूड ग्रेन्स का। आज उससे कई कई गुना वो बढ़ चुका है। तो इस तरह से एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से। इसी तरह से जैसे आज हमारे देश में IT रेवोल्यूशन जो आया है वो भी एक तरह से मतलब कि बहुत बड़ा चेंज लेके आया देश के अंदर। उससे काफ़ी सारा एक तरह IT इंडस्ट्री बन चुकी है हमारे देश में। उससे भी एक तरह हम कह सकते हैं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैनी फोल्ड बढ़ी है। IT रिवोल्यूशन की वजह से जो BPOs हैं उसका बहुत सारा काम इंडिया में आया है, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस जो है। तो ये टेक्निकल जो इनोवेशन है उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। सो टेक्निकल चेंजेस या टेक्निकल इनोवेशंस के साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन है उसका मतलब जो है एक सोशल एंगल की तरफ से भी रहता है कि सोसाइटी का जो आउटलुक हो वो भी मॉडर्नाइजेशन में जाए, वो भी मॉडर्न हो जाए। तो मॉडर्न होने का मतलब है कि पहले से चली आई जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं सोसाइटी में वो बदल जाएं। लोग जिन ऑर्थोडॉक्स थॉट्स में फंसे हैं उसमें सुधार आ जाए, उनको छोड़ दें लोग, उनका एक मॉडर्न आउटलुक हो। जैसे हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, तो वो सोसाइटी अगर उसको एक्सेप्ट करता है, और उसको एक तरह से प्रैक्टिकल शेप दी जाती है, तो नेचुरली है कि हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी मॉडर्न हुई है। और बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास हैं या ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं, रूढ़िवादी धारणाएं हैं, जिससे लोगों में आपस में ही क्लेशेस होते रहते हैं और वो देश की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। जब लोग धर्म के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, तो उसका ग्रोथ पे कितना बड़ा असर पड़ता है। तो अगर वो भी आउटलुक बदल जाए, इफ़ द पीपल एक्सेप्ट ईच अदर एज दे आर, तो नेचुरली है कि उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक बैलेंस रहेगा, एक सोशल आउटलुक बदलेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और एक्सेप्टेंस बढ़ना ही अपने आप में क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन होना, एक आउटलुक का मॉडर्नाइजेशन होना, वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ताकि इसका ग्रोथ पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। Next objective of planning in India is self-sufficiency.
आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर ही डिपेंड करें। हमें किसी भी चीज़ के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे देश में ना हो और हम उसके लिए विदेशों पर पूरी तरह से डिपेंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो फॉरेन कंट्री है जिससे हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, अगर अचानक हमें वो इंपोर्ट सप्लाई बंद कर दे तो फिर हम बिल्कुल एक पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। तो हमें जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को हमें अपने देश में बनाना चाहिए। मैक्सिमम चीज़ों को हमें अपने देश में बनाना चाहिए ताकि हम दूसरों पर डिपेंड ना रहें, खास करके उन चीज़ों पर जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, स्पेशली जैसे डिफेंस गुड्स हैं या फूड ग्रेन है। क्योंकि अगर फूड ग्रेन नहीं होगा तो नेचुरली है कि लोग सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम डिफेंस गुड्स के लिए जो है दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहें और कल को मान लो कि ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो कि कहीं लड़ाई छिड़ जाए, तो फिर हमें अगर दूसरे देशों से वो डिफेंस गुड्स की सप्लाई नहीं मिलती है तो देन हाउ वी विल मैनेज द सिचुएशन? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो every country has the aim and we have also the same aim, सेल्फ सफिशेंसी, हम आत्मनिर्भर हों, और उसमें विशेष करके फूड ग्रेन्स पे, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। इंडिया में 1965 तक जो है हम लोग विदेशों पे काफ़ी सारा डिपेंडेंस था हमारा फूड ग्रेन की सप्लाई के लिए। लेकिन जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ और उस वॉर में इंडिया काफ़ी हद तक उस पर विजय प्राप्त कर चुका था पाकिस्तान पे, और अचानक यूएसए ने इंडिया को थ्रेटन किया कि अगर आपने इस युद्ध को यहीं समाप्त नहीं किया और पाकिस्तान से जो भी आपने ज़मीन ली है उसको नहीं छोड़ा या पहले जैसे सिचुएशन आप नॉर्मलाइज नहीं की, तो हम आपको फूड ग्रेन की सप्लाई बंद कर देंगे। और फूड ग्रेन की सप्लाई अगर बंद हो जाती तो फिर इंडिया में लोग खाते क्या, कहाँ से सरवाइव करते वो। इसलिए अचानक जो है उस प्रेशर को लेना पड़ा, इंडिया को यूएसए की बात माननी पड़ी और वो युद्ध भी बंद करना पड़ा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं थे फूड ग्रेन के मामले में। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद फिर हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स थे, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते थे देश के लिए, उन्होंने इस पे काम किया और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो 67-68 से शुरू हुआ इंडिया में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमारी जो फूड ग्रेन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। आज हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं फूड के मामले में। लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है या जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, जैसे अभी हम अगर 2021 की प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन की बात करें अगर, तो वो 138 करोड़ तक होने की संभावना है। और अगर फ्यूचर में वो और ज़्यादा बढ़ेगी तो किस तरह से फिर हम इसको मैनेज करेंगे? दिस वुड बी अ बिग क्वेश्चन। तो अगर हमें भविष्य में सेल्फ सफिशिएंसी पे रहना है तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके सोचना होगा, इसके बारे में विचार करना होगा, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, ताकि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम आत्मनिर्भर बनाएं, एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के लिए। इसी तरह जैसे मैंने कहा था कि ये सिर्फ फूड ग्रेन के लिए नहीं है, साथ में हम डिफेंस गुड्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम के लिए। तो हमें डिफेंस गुड्स के लिए भी हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। सो दिस वाज द आइडिया behind the, or this was the idea about the self sufficiency.